सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत। मैं ऋषिकेश शर्मा आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर शंकु के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और शंकु से जो संबंधित चीजें थी वो हमने पढ़ी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई आकृति के बारे में सीखेंगे। उससे भी संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं और जिस नई आकृति के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं उस आकृति से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रमेय होगा उस प्रमेय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर इस आकृति के बारे में ये बताया था कि आप लोगों को इस आकृति को पहचानना है कि किसकी आकृति है और इससे संबंधित जो भी गुणधर्म आपके मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले की वीडियो में या पहले की क्लासों में, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको कलेक्ट करनी है। तो जिन विद्यार्थियों ने जानकारी कलेक्ट की है बहुत अच्छी बात है, वो आज चेक करेंगे कि जो उन्होंने कलेक्ट की है जानकारी वो सही है या गलत है। और जिन विद्यार्थियों ने ऐसा नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो विद्यार्थी आज इस जानकारी को समझते हुए अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। तो देखो बात कर रहे थे शंकु की। शंकु के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। आप लोगों ने जोकर की टोपी देखी होगी या किसी बर्थडे बॉय की टोपी आपने देखी होगी, तो उस टोपी की तरह ही आकृति होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से इसी टोपी होती है, उसी प्रकार से आकृति होती है। और इस आकृति के अंदर से हमने पार्ट अलग किया है और इस पार्ट के अंदर जो जो चीजें होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले चलता हूं। उस क्लास के अंदर या पीछे वाली जो क्लास थी 6 7 8 में, उसमें हमने ये त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। इसकी आकृति है त्रिभुज की। तीन रेखाखंडों से जो जुड़ी आकृति होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, तीन माध्यिकाएं होती है या तीन शीर्ष होते हैं, उस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन वो आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो बंद होगी तभी वो तीन कोण बनेंगे, अगर बंद नहीं होगी तो तीन कोण नहीं बनने वाले। तो इस आकृति के अंदर हमने देखा कि ये जो आकृति है ये त्रिभुज की है, लेकिन त्रिभुज के अंदर भी एक विशेष प्रकार की त्रिभुज की है। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो जो त्रिभुज होते हैं उसमें एक त्रिभुज आता है आपके पास समबाहु त्रिभुज, दूसरा जो त्रिभुज आता है आपके पास में वो आता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा जो त्रिभुज आता है वो आता है विषमबाहु त्रिभुज। ये जो त्रिभुज के तीनों प्रकार हमने लिखे हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये प्रकार भुजाओं की लंबाई के आधार पे हमने लिखे हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे पास में त्रिभुज की लंबाई के आधार पर प्रकार है। समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिनकी लंबाई समान होती है, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग-अलग होती है और तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज के तीन प्रकार हमने पढ़े हैं, भुजाओं के आधार पर पढ़े हैं। अगर मैं कोणों के आधार पर बात करूं तो एक आपने पढ़ा होगा न्यूनकोण त्रिभुज, फिर आपने सेकंड नंबर पे जो त्रिभुज पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा अधिकोण त्रिभुज, और थर्ड नंबर पे जो आपने त्रिभुज पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज की जब हमने बात की थी तो न्यूनकोण त्रिभुज में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम होते हैं, उस त्रिभुज को हम न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिकोण त्रिभुज की मैं बात करूं तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण ही 90 डिग्री से एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज और जो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से एक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और जो हमारे सामने त्रिभुज बनकर के आ रहा है उस त्रिभुज के अंदर जो बी कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज हमारा होने वाला है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होने वाला है? ये त्रिभुज हमारे पास में समकोण त्रिभुज होने वाला है। कैसा त्रिभुज होने वाला है? समकोण त्रिभुज होने वाला है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा कि ये तो पढ़ा हुआ है,
समकोण त्रिभुज तो हमने पढ़ा है। अब समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा है तो समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो तीनों भुजाएं एक अलग नाम से पहचानी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है उनके अलग से नाम क्या होते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो तीनों भुजाएं होती है उसके नामों की अगर मैं बात करूं तो जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जिस भुजा के ऊपर ये त्रिभुज टिका हुआ रहता है वो आधार होता है और जो भुजा की बड़ी के साथ में लंबवत रहती है उसको हम लंब बोलते हैं। लंब, आधार और कर्ण, इनको जब रिप्रेजेंट करने की मैं बात करूं तो कर्ण को कैसे लिखा जाता है, आधार को ऐसे लिखा जाता है और जो लंब होता है उस लंब को किससे लिखा जाता है? एल से। लंब, कर्ण और आधार। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इन तीनों भुजाओं से संबंधित तो एक प्रमेय भी होता है। बिल्कुल होता है और उसी प्रमेय की सहायता से हम यहाँ पर उस फॉर्मूले जो शंकु से रिलेटेड है वो डेवलप करेंगे। तो इससे संबंधित जो प्रमेय होगा वो प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। और इस पाइथागोरस प्रमेय का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बोधायन प्रमेय। अब ये होता क्या है प्रमेय? तो जो पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपके पास में बोधायन प्रमेय होता है और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास में बोधायन प्रमेय का फार्मूला है और ये कक्षा 8th, कक्षा 9th, कक्षा 10th के लिए, विशेष तौर से कक्षा 10th के लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आजकल जो नया जो पेपर चल रहा है, बोर्ड के जो ट्रेंड में नए पेपर चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं। आजकल एग्जाम में क्या करता है कि जो पेपर सेट करता है तो इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन को सड़क सुरक्षा के अंदर डाल देता है, रोड सेफ्टी के अंदर से क्वेश्चन डालता है। और अब तक 4 बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ है रोड सेफ्टी जुड़ने के बाद में, तब से लेकर के अब तक उसने 3 बार पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो आपके लिए जो पाइथागोरस प्रमेय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और ये प्रत्येक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कक्षा 8, 9 और 10 की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस प्रमेय के लिए जो मेन फार्मूला है वो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। लेकिन इस फार्मूले से 2 नए फार्मूले बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप आधार का पक्षांतरण करते हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू होगा लंब स्क्वायर। और अगर आप सेकंड नंबर पे लंब स्क्वायर का पक्षांतरण करते हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले आपके सामने निकल करके आए हैं। जो पहले नंबर का जो फार्मूला निकल करके आया है वो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सेकंड नंबर का जो फार्मूला है लंब स्क्वायर का है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है। थर्ड नंबर का जो फार्मूला है तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का है। इन तीनों फार्मूलों की सहायता से आप लंब, कर्ण और आधार ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जानकारी की हुई है। अब हम बात करते हैं शंकु से संबंधित। किससे संबंधित बात करेंगे? शंकु से संबंधित जब बात करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा है वो शंकु से रिलेटेड टॉपिक है। तो शंकु से रिलेटेड टॉपिक उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो शंकु की जो आकृति होती है वो एक जोकर की जो टोपी होती है उसकी तरह होती है। उस आकृति के अंदर 3 विमाएं होती है, r जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, h जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं और l जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं। r, h और l। अब हम बात करते हैं इसी त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज की अगर हम बात करें कि हमारे पास में शंकु के अंदर जो बनने वाला त्रिभुज है, अगर मैं इसको नाम दूं तो आप देख सकते हो कि जो ABC त्रिभुज है वो इस प्रकार से शंकु के अंदर बन रहा है। इसको हम r बोलते हैं, इसको हम l से लिखते हैं और इसको हम किससे लिखते हैं? s से। और ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय की। अगर मैं बात करता हूं तो पाइथागोरस प्रमेय निकल के आ रहा है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कौन सा प्रमेय निकल के आ रहा है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से अगर मैं l की बात करता हूं तो l स्क्वायर हटाओगे तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमें रूट लेना होता है और जब रूट हटाना होता है तो क्या लेना होता है? स्क्वायर लेना होता है। तो यहां से क्या निकल के आया? l।
बराबर एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो एल को हमने क्या लिखा, शंकु की त्रिभुज, ये लिखा हमने, बराबर अंडर रूट एच चलेगा। एच को हम क्या लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर, और आर को हम क्या लिखते हैं, शंकु की त्रिज्या, और इसका भी क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है। तो आपके सामने जो शंकु की ऊंचाई का जो फॉर्मूला बनकर के आया है, वो फॉर्मूला बनकर के आया है शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर प्लस शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर, उसका क्या लेना है, रूट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके पास में शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। बात करते हैं आगे। अगर इसी फॉर्मूले से आपको h का और r का मान निकालना हो तो डायरेक्टली बात करते हैं n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। क्लियर है? अगर यहां से h की वैल्यू निकालनी हो तो n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर बराबर क्या हो जाएगा, h। ये जो फॉर्मूला आएगा ये शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला रहने वाला है। किसका फॉर्मूला रहने वाला है, शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला रहने वाला है। आगे की बात करें इसी प्रकार से, अगर r के फॉर्मूले की बात करूं तो आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर r, और ये हो जाएगा इसका रूट। तो ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला शंकु की त्रिभुजाई का है, l बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है शंकु की ऊंचाई का, तो h बराबर अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है शंकु की त्रिज्या का, r बराबर रूट के अंदर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों फॉर्मूले और जो बोलाइन करने का जो कांसेप्ट है वो कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं शंकु के कुछ अन्य फॉर्मूलों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है शंकु की त्रिभुजाई। शंकु की त्रिभुजाई का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है l बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आगे बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। और लास्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो होता है शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ये चार फॉर्मूले हमारे शंकु से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एग्जाम में आते रहते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला तुमने पहले कहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल आपने पढ़ा है। हमारी जो पिछली वाली क्लास थी उस क्लास के अंदर जब हमने बेलन का आयतन पढ़ा था तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर h। उस बेलन के आयतन के आगे 1/3 का उपयोग कर दिया गया। तो यहां से जो शंकु का फॉर्मूला निकल के आया वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h शंकु के आयतन का फॉर्मूला आ चुका है। अब एक बार हम देखते हैं कि जो शंकु है उसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं। जो शंकु बन रहा है वो हमारे पास एक तो जो शेप चल रही है वो इस प्रकार की चल रही है। सेकंड नंबर पे जो शेप चल रही है हमारे पास में इस प्रकार की चल रही है। अगर मैं इसे इस प्रकार से कर देता हूं तो ये हमारे पास में क्या होने वाला है, त्रिभुज होने वाला है, और ये हमारे पास में क्या होने वाला है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा तो वही जो हमने पहले पढ़ा था। शंकु के आधार के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो शंकु का जो आधार है वो हमें वृत्ताकार नजर आ रहा है। किसके जैसा नजर आ रहा है, वृत्ताकार का। तो शंकु के जो आधार का क्षेत्रफल होगा उसको हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बात करते हैं शंकु के आधार की परिधि। शंकु के आधार की परिधि की मैं अगर बात करूं तो वही होगी जो होगी वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर। अब ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि जो इसका फॉर्मूला है वो है पाई आर एल, और ये जो है ये आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को आप ऐड करते हो तो ये जो आना चाहिए ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों के पास में आना चाहिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास में आना चाहिए। अब पाई आर एल
प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों के अंदर से मैं कॉमन फैक्टर की मैं बात करता हूँ तो जो पाई आर है दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है, तो जब आप पाई आर कॉमन लोगे तो ये बचेगा एल प्लस आर, और यही आपके पास में क्या होने वाला है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों के पास में होने वाला है। तो जो शंकु से संबंधित जो चीजें थी हमारी, उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस किया है। एक बार फिर से हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 9 और 10 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कक्षा 8 के अंदर जो गोलायन प्रमेय का कांसेप्ट था, जो पाइथागोरस प्रमेय का कांसेप्ट था, उस पाइथागोरस प्रमेय के कांसेप्ट के ऊपर हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। और जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन ही लेकर के आता है। तो इस प्रमेय के साथ साथ में आप शंकु की जो त्रिभुजाएं से संबंधित फॉर्मूले हैं वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा शंकु की त्रिभुजाएं किससे लिखी जाती है, एल से। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो शंकु की ऊंचाई होती है उसको एस से लिखा जाता है, और जो शंकु की त्रिभुजाएं होती है उसको किससे लिखा जाता है, एल से लिखा जाता है। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिभुजाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किससे लिखा जाता है और किसका सिंबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शंकु की त्रिभुजाई एच, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में h² + r²। सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। फिर नेक्स्ट नंबर पे हमने बात की शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर। और फिर हमने सिद्ध किया कि किस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर जब आप आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो हमारे जो 3 टॉपिक थे, सॉरी जो 4 टॉपिक है, घन आपने पढ़ लिया है, ग्राफ आपने पढ़ लिया है, बेलन हमने पढ़ा है और शंकु हमने पढ़ा है। ये 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और इन 4 टॉपिकों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमारे पास में आ चुकी है। इसके बाद में हमारे जो लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, उन 2 टॉपिक को की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे जो टॉपिक आने वाला है वो गोला होने वाला है, और दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आने वाला है वो अर्धगोला होने वाला है। गोले और अर्धगोले की हम बात करते हैं तो गोले और अर्धगोले से संबंधित जो भी आपके क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन है उनकी चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। और ये टॉपिक गोले और अर्धगोले कंप्लीट होने के बाद में हमारे जितनी भी कक्षा 8, 9 और 10 के अंदर 20 और 20 से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद में आप इन टॉपिकों से संबंधित किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हो। इन टॉपिकों का जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 10 तक तो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन जब भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप उतरोगे तो उन कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो जानकारी होगी वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आप सभी को घन, घनाभ, बेलन और शंकु से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी गुणधर्म हमने पढ़े हैं, और साथ में जो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आपको याद हो जानी चाहिए। और जो आज के दोनों टॉपिक होंगे उनकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।